हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं जो अपना पिछला वाला टॉपिक चला रहा है वर्ब का। वर्ब वाले चैप्टर में बेटा एक सेकंड देखिए आप, हमने वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया था तो इस वर्ब को हमने दो प्रकार का किया था। पहला किया था हमने हेल्पिंग वर्ब और दूसरा किया था बेटा अपन ने मैन वर्ब। वर्ब टू टाइप्स हो गया, एचवी और एमवी। अब हम क्लियर कर रहे थे बेटा एचवी, और एचवी को अपन ने क्लियर किया था। एचवी दो प्रकार की, प्राइमरी और मॉडल। यानी हेल्पिंग वर्ब वाला चैप्टर चल रहा है बेटा, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आज की क्लास में बेटाओ, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्राइमरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी वर्ब्स या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, कल मैंने आपसे बताया था बेटाओ पिछली कक्षा में, यानी कि कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वर्ब्स वो होती हैं बेटाओ जो हमारे टेंसेज के अंतर्गत काम आती है। अब टेंसेज के अंतर्गत मैंने आपसे ये भी कहा था बेटाओ कि आप गिन करके तैयार रखना कि कुल कितनी वर्ब्स यानी कुल कितनी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जैसे डू डज डिड, एज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, हैज बीन हैव बीन हैड बीन, ठीक है। यानी कि ये कितनी प्राइमरी वर्ब्स कितनी हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो आपने गिन करके शायद मेरे हिसाब से तैयार रख रखी होंगी। चलो शुरू करते हैं हम टॉपिक अपना प्राइमरी वर्ब्स। आई स्टूडेंट्स, पहली चीज प्राइमरी वर्ब जो होती है बेटाओ, अब ये प्राइमरी वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक्ट, यानी कि ये कार्य करती है। एक्ट की जगह हम परफॉर्म्स भी लगा सकते हैं बेटा, परफॉर्म्स, यानी ये कार्य करती है आइदर एचबी और एमबी। यानी इसकी जो डेफिनेशन है बेटा हमको थोड़ी सी अपने मन में ये याद रखनी है। आप नोट डाउन, जो हिंदी में बोलता हूँ उसको नोट डाउन कर लिया करो। यानी ऐसी वर्ब्स जो एचबी और एमबी दोनों का काम करती है। एचबी और एमबी का दोनों का काम का मतलब बेटा हो कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कभी तो वाक्य में सहायक क्रिया का काम करती है और कभी वाक्य में वो मुख्य क्रिया का काम करती है, वो हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। यानी प्राइमरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही है, साथ में ये मेन वर्ब का काम भी करती है। जैसे देखो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पे कि शी हैज़ कुक्ड फूड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है बेटा, सब जानते हैं इसमें कि ये तो है हमारी साहब एमबी और बेटाओ ये है हमारी एचबी। ओके बेटा, अब ये हैज हमारी किसका काम कर रही है पे, एचबी का, लेकिन हमने इसी तरह से कर दिया यहाँ पे शी हैज़ अ कार। अब यहाँ पे देखो ये हैज, आप समझोगे शायद जो ये हैज है ये सर हमारी एमबी है। बेटा ये एमबी नहीं है, ये हमारी क्या है, सॉरी ये एचबी नहीं है, सॉरी एचबी नहीं है बेटा, ये हमारी एमबी परफॉर्म कर रही है, एमबी का काम कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बेटा, एमबी कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम एक वाक्य और लिखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इस वाक्य में देखो तुरंत दिख जाएगा एचबी क्या है बेटा, एम है, ठीक है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे बोले आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा एम, यहाँ पे एम काम कर रहा है बेटा एमबी का, ठीक है। यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है, एमबी का।
तो यही अंतर हमको समझना है, यानी ऐसी वर्ब जो HV का काम भी करती हैं और MV का काम भी करती हैं, यानी ऐसी क्रिया। अब यहाँ पे देखो ये हैज का काम, यहाँ HV का काम कर रहा है हैज, यहाँ हैज किसका काम कर रहा है MV का, यहाँ M काम कर रहा है HV का, यहाँ M काम कर रहा है MV का। तो यानी कि ऐसी भी वर्ब होती हैं बेटाओ जो HV का काम भी करती हैं और MV का काम भी करती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं बेटाओ, प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ध्यान रखना बेटाओ। अब आगे चलते हैं, देखो HV MV ये हमारा क्लियर हो चुका है, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स X आइदर HV और MV। अब ये नीचे जो मैंने आपको उदाहरण से समझाया है, पहला और यहाँ पे दूसरा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है बस आपको एक बात, अगर ये जो प्राइमरी वर्ब जिनको हम पढ़ेंगे, अभी हमने इनको स्टडी नहीं किया है, जैसे इनको हम स्टडी करेंगे बेटा, इनको लर्न जैसे हम करेंगे, तो जैसे प्राइमरी वर्ब हमारे सामने आती है तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी वर्ब्स यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी वाक्य में अकेली नहीं आती, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब can't stand alone, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब अपनी होगी बेटा HV, ये वाक्य में कभी भी अकेले नहीं आती है, ठीक है। सी प्रोसीड विद MV, यानी कि ये MV से पहले आती है, MV को अपने साथ रखती है बेटा। HV जो होती है सहायक क्रिया जो होती है बिना मुख्य क्रिया के वाक्य में नहीं आती। देखो आप सपोज दैट एक चीज़ सोच के देखो बेटाओ, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है, सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया किसकी सहायता करती है बेटाओ, पिछली क्लास में हमने जाना मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया की क्या करती है, ये सहायता। तो सहायता करने वाला जब इस सहायता तो किसी ना किसी की सहायता तो करेगा ना। अब जब ये होगा ही नहीं वाक्य में तो ये इसका क्या काम बेटाओ, जैसे कि हम किसी अपने मित्र की सहायता के लिए जाएं, हम गए किसी अपने मित्र की सहायता के लिए और हम उस मित्र के क्या बन गए बेटा, सहायक। अब मित्र को सहायता की आवश्यकता ही नहीं है तो मैं अकेला वहाँ जाकर के क्या करूँगा, मुझे कोई सहायक कहेगा क्या, कोई नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि HV कांट स्टैंड अलोन, यानी HV जो होती है ये बिना MV के नहीं आती है। यदि आपको HV वाक्य में अकेली दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं कि वाक्य में HV अकेली है, इसके साथ MV नहीं है, वाक्य में HV अकेली है बेटाओ, इसके साथ MV नहीं है, तो ये स्वयं किसका काम करती है बेटाओ, MV का काम करती है। किसका काम करती है, MV का। ओके, अब यहाँ पे देखो ये राइटिंग ये HV हुई। अब यहाँ पे देखो M के बाद कोई MV है ही नहीं, तो M किसका काम करेगी, MV का। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मुख्य क्रिया है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि MV नहीं है तो वह स्वयं किसका काम करती है बेटाओ, MV का। ठीक है बेटाओ। देखो अपने इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी सामने बन करके आता है जिसे हम इंग्लिश जीके में ले सकते हैं कि अंग्रेजी का सबसे वीक वर्ड क्या है। वीक का मतलब समझते हैं बेटा, कमजोर। ठीक है, कि इंग्लिश का सबसे वीक वर्ड क्या है। इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इंग्लिश की हम क्लास में बहुत सारी ले ली, हम 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि इंग्लिश का सबसे वीक वर्ड, अब वीक के बारे में जानते हैं बेटा क्या होता है। वीक का अर्थ होता है कमजोर। अब कमजोर हम कहते किसे हैं, कमजोर कौन होगा। कमजोर होता है बेटाओ ही डज नॉट हैव अ करेज, जिसके अंदर साहस नहीं होता। जैसे कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बेटा, आपसे कह दिया जाए आप रात के समय पे और वो कोई पीपल का पेड़ है उसके नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो जो व्यक्ति नहीं जा सकता है वो कैसा हो गया बेटा, वीक हो गया। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रात में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रांग। वीक और स्ट्रांग। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है अब जो HV होगी ये कभी भी अकेली नहीं आती, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो कभी भी अकेला नहीं जाता है, वो अपने साथ किसी न किसी को रखता है।
उसी प्रकार से बेटा एच भी होती है, एच भी सेंटेंस में कभी भी अकेली नहीं आती। किसके साथ आएगी? एम बी के साथ। तो एच बी कैसा वर्ड हुआ बेटा इंग्लिश का? वीक वर्ड हुआ। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में एच बी बेटा अकेली नहीं आती। अगर एच बी आपको दिख रही है तो समझ लेना वो क्या है? एम बी। और एम बी हमारा क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये सबसे ताकतवर है, इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, इसको सेंटेंस में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। एम बी अकेले ही अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देती है। जैसे कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े बेटा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में उस दिन आपको होता है ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम इन, अंडरस्टैंड, वेलकम, ये सब क्या है बेटा? एम बी है। आपने देखा होगा जैसे कि कैप्टन आदेश दिया फायर, गोली चलाने के लिए, केवल फायर बोलता है, और फायर से जो सोल्जर्स हैं वो एकदम से समझ जाते हैं कि किस चीज़ का हमें आदेश आया है। ठीक है ना? तो यानी कि एम बी कैसे वर्ड है बेटा इंग्लिश का? इंग्लिश का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है एम बी, और इंग्लिश का सबसे वीक वर्ड होता है बेटा हमारा एच। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे चल रहा है बेटा। अब इस चीज़ से समझ में आ गया जो सबसे वीक वर्ड है तो ये वाक्य में कभी भी अकेला नहीं आता। पॉइंट हमारा वही चलेगा। अगर वाक्य में आपको एच भी दिख रही है और वो एच भी कैसी बेटा अकेली है, तो सोच लेना वो एच भी नहीं है, वो किसका काम कर रही है बेटा? एम बी का। जैसे कि हम यहाँ पे एक वाक्य लिखें, सी डज हर वर्क। अब यहाँ पे डज देखो, डज ऐसा लग रहा है जैसे कि एच भी है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ डज एच भी नहीं है, ये बेटा क्या है? हमारी एम बी है। और एम बी कौन सी? एम बी फर्स्ट। क्रिया कौन सी है? डू। डू में क्या लगा हुआ है? ई एस। क्या हो गया? डज। एम बी फर्स्ट के साथ ऐसे ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तुमने नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये डज किसका काम कर रही है बेटा? एम बी फर्स्ट का। ठीक है, अब सेंटेंस ऐसे है, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, तो वहाँ पे डू किसका काम कर रहा है बेटा? डू एच बी का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड बेटा? तो यानी कि अब आपको थोड़ा सा समझ में बैठ गया होगा, प्राइमरी वर्ब वो होती हैं जो एच बी और एम बी दोनों का काम करती हैं। कभी तो वो एच बी का काम करती हैं और कभी वो एम बी का काम करती हैं। अगर वाक्य में एच बी मुख्य क्रिया के साथ है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और यदि वाक्य में एच बी अकेली है, उसके साथ कोई भी एम बी वगैरह नहीं है, तो स्वयं वो एम बी का काम करती है। समझ गए बेटा? तो इस प्रकार से हमको ये प्राइमरी वर्ड्स याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे अपना चैप्टर लेते हैं बेटा, अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राइमरी वर्ड्स कितनी होती हैं। प्राइमरी वर्ड्स वो जो हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो टेंस के अंतर्गत वो अब तक शायद आपने काउंट करके तैयार रख रखी होंगी कि सर ये टोटल कितनी होती है। प्राइमरी वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स देखो बेटा कितनी होती हैं मुख्य रूप से, मेनली। तो देखो, देयर आर मेनली 3। देयर आर मेनली 3। मुख्य रूप से कितनी होती है बेटाओ? 3। देयर आर 3 numbers of primary verbs। ठीक है ना? देयर आर मेनली 3 numbers of primary verbs। तो प्राइमरी वर्ब्स मेनली कितनी होती है बेटा? अपनी 3 होती हैं। और ये जो 3 वर्ब होती हैं, इन 3 वर्ब को हम याद रखेंगे बेटा, डू, वी और है। कोई ज़्यादा काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने काउंट कर रखा हो, आपने अगर टेंस में काउंट किया होगा तो आपने गिन करके देखा होगा कि सर ये प्राइमरी वर्ब जो हमारी होती हैं ये हमारी 14 और 8 22 होती हैं, जो हम टेंसेज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब ये जो 14 और 8 अपने 22 जो गिनी है बेटाओ, ये 22 इन 3 से निर्मित हैं। मेनली कितनी होती हैं बेटाओ? 3। आइए देखो, इनको हम बड़े अच्छे ढंग से
खोल करके देखते हैं कि प्राइमरी वर्ब जो डू वी हैव है इनको हम किस प्रकार से सेट करते हैं और इनका प्रयोग टेंसेज में किस प्रकार से होता है। उससे पहले आप ये जान लो बेटा, देखो डू ये हमारी एच भी है और डू मीन्स करना, ये हमारी एम भी है। बी हमारी एच भी है और बी हमारी मुख्य क्रिया है जिसका अर्थ होता है बेटा होना। और हैव एच भी तो है ही, इसके साथ साथ ये एम भी है जिसका अर्थ होता है बेटा रखना, यानी ये पोजीशन के लिए आता है। जिसे एम बी की परिभाषा होता है ना बेटा, पोजीशन के लिए आता है कि द वर्ड विच एक्सप्रेसेज एन एक्शन पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग, तो ये पोजीशन के लिए आता है, ठीक है बेटा। और ये स्टेट के लिए आता है और ये किसके लिए आता है बेटा, डू मीन्स क्या होता है करना, एक्शन के लिए। तीन चीज बताई थी मैंने आपको, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, उन चीज़ों को अब आप ध्यान रख लो। डू क्रिया आती है बेटा एक्शन के लिए, बी क्रिया आती है बेटा स्टेट किसी की स्थिति बताने के लिए, और हैव आती है बेटा पोजीशन के लिए यानी कि अधिकार जमाने के लिए, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, इस तरह से। और बी आता है बेटा, बी के रूप आपने पढ़े हैं AJMR बाजवर, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, इस तरह से ये स्थिति को प्रकट करता है। आई एम ओल्ड, आई एम सिक, आई एम सीरियसली इल, तो ये स्टेट को प्रदर्शित करता है। और डू मीन्स होता है करना बेटा, और ये एक्शन को प्रतीत करता है, किसको प्रतीत करता है, एक्शन को। तो यहाँ हमारे जो MB की हमने जो परिभाषा जो पढ़ी थी बेटा, वो परिभाषा इन 3 शब्दों से शायद हमारी क्लियर हो गई होगी कि वो परिभाषा हमारी जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल ही करेक्ट थी। आइए अब इनको हम करते हैं। देखिए जैसे हमने पहली वर्ब ली बेटा कौन सी, डू, दूसरी है हमारी हेल्पिंग वर्ब बी, और तीसरी हेल्पिंग वर्ब है बेटा हमारी हैव, डू वी हैव। अब देखिए बेटा डू जो होता है ये हमारे इंडेफिनिट टेंस में काम आता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। बी जो है ये हमारे कंटिन्यूस टेंस में आता है, और हैव हमारा आता है परफेक्ट टेंस में। आइए एक मिनट इधर को थोड़ा सा समझिए। देखो बेटा हम बात करें टेंस की, किसी बात करें टेंस की, तो टेंस हमारे मेनली कितने बेटा 3, इनके भाग कितने होते हैं 4, यानी कि टोटल 12, ठीक है। 3 टेंस होते हैं, 4 भाग होते हैं, टोटल 12 हो गया। अब टेंस हमारे 3 है बेटा, एक तो पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अगर हम इनके भाग की बात करें बेटा तो भाग है पहला हमारा इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब थोड़ा सा हमको ये देखना है बेटा कि टेंस जो हमारे ये 3 हैं, टेंस जो हमारे ये 3 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बेटा इनके 4 भाग हैं। तो ये भाग 4 नहीं है बेटा, मेनली तो ये 3 ही है, 1, 2 और 3। चौथा देखो आप, चौथा वाला परफेक्ट कंटिन्यूस जो इन दोनों का मिलकर के बना है। चौथा जो अपना परफेक्ट कंटिन्यूस है बेटा, इसका कोई अलग से नाम है क्या, अलग से इसका कोई नाम नहीं है, ये तीसरे का और चौथे का क्या बना है बेटा, मिल करके बना है। इसलिए टेंस भी 3 है हमारे और इनके भाग भी बेटा 3 है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। देखिए और समझिए आप, यहाँ पे जैसे कि 4 कोई भाई हैं, एक राम है, एक यहाँ पे मोहन है, एक यहाँ पे शोहन है और एक यहाँ पे श्याम है। ऐसे ये 3 भाई हैं, राम, मोहन और शोहन। अब इन 3 भाइयों ने बेटा 4 प्लॉट खरीदे, प्लॉट, मकान की जो प्लॉट होते हैं, मकान कह सकते हैं या प्लॉट कह सकते हैं। भाई कितने, 3, इनके पास प्लॉट कितना बेटा 4, उसी तरह से। अब ये 4 प्लॉट इन तीनों का कैसे होगा बेटा, एक प्लॉट राम का, एक प्लॉट मोहन का, एक प्लॉट शोहन का। अब ये जो एक प्लॉट जो बचा है ये बेटा मोहन और शोहन दोनों का। तो बताओ हम इनको फिर 4 भाई कैसे कह सकते हैं। उसी प्रकार से बेटा सिस्टम इसमें है कि टेंस 3 है, इनकी भाग भी 3 है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, यानी चौथा वाला जो है बेटा वो तीसरे का और चौथे का मिलकर के बना है। आगे आपकी समझ में। अब उसी प्रकार से टेंस भी हमारे 3 और भाग भी हमारे कितने बेटाओ 3 भाग हैं, यानी कि डू जो सहायक क्रिया ये किस में आएगी बेटाओ, इंडेफिनिट में, और बी जो सहायक क्रिया ये किस में आएगी, कंटिन्यूस में, और हैव जो सहायक क्रिया ये किस में आएगी बेटाओ, परफेक्ट में।
चलो आइए इनको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो डू के रूप में बिठाओ डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। अब डू किस में आता है? इंडेफिनिट में। तो देखो डू और डज किस में आता है बेटाओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डिड की सहायक क्रिया किस में आती है बेटाओ? पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? अब नंबर आता है बेटा किसका? कंटिन्यूस का। तो कंटिन्यूस के रूप में बेटा दो इज, आर, एम, वॉज और वर। अब देखो इज, आर, एम किस में आता है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। वॉज, वर किस में आता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूस में। अब देखो रूप आता है किसका? हमारा हैव का। अब हैव के रूप में बिठाओ हैज, हैव और हैज। ठीक है। अब इधर देखो आप हैव किस में आता है? परफेक्ट में। तो हैज आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। कितने टेंस हो गए बेटा हमारे? 6। 2 इंडेफिनिट, 2 कंटिन्यूस और 2 परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे इन दोनों का मिलकर के जो चौथा बनता है वो बनता है बेटा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा बनता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए देखो आप इन दोनों का मिलकर के है, यानी कि इन दोनों का मिलकर के। तो देखो पहले लेंगे हम परफेक्ट। पहले क्या लिया अपन ने? परफेक्ट। परफेक्ट के लिए ले लिया हमने हैज, हैव और हैव। हैज, हैव और हो गई परफेक्ट की सही क्रिया। अब देखते हैं बेटा किसकी? परफेक्ट हो गई। और लेते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या बेटा? वी। ठीक है। कंटिन्यूस में क्या है बेटा? वी। तो वी को हम कहाँ रख देंगे? हैज के साथ। बट ऐसे नहीं बेटा। देखो ये तीनों कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म, बी फर्स्ट फॉर्म और हैव फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लेंगे हैज के साथ, थोड़ा याद रखो बेटा, और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? एम बी थर्ड। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बेटा वीन। क्या होती है बेटा? वीन। क्या होती है? बीन। तो यहाँ कर दिया हमने हैज बीन और यहाँ पे कर दिया अपन ने हैड बीन, हैव बीन और यहाँ कर देंगे बेटा हम हैड बीन। इस तरह से ये दो तो हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये हो गया बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस। इस तरह से 2 टेंस अपने क्लियर हो जाते हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो डू भी है ना, डू की देखो फॉर्म मैं आपको समझा देता हूँ। डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। बी की फर्स्ट फॉर्म में बेटा इज, आर, एम। बी की सेकंड फॉर्म में बेटा वाज, वर। तो वी की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? वीन। क्या है? वीन। और हैव की जानते हैं साहब, हैज और हैव ये दोनों फर्स्ट फॉर्म में, हैड सेकंड फॉर्म में और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा? हैड ही होती है। ओके बेटाओ। तो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। इस तरह से आप देखो 3 से ये हमारे 2 टेंस क्लियर हो गए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब आगे चलते हैं बेटा हम। आगे हमारा अगला टेंस आता है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ध्यान रखते हैं स्टूडेंट कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम 2 मॉडल लेते हैं, शैल और विल। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की बेटाओ, तो फ्यूचर कंटिन्यूस देखो फ्यूचर के लिए क्या ले लिया हमने? शैल ले लिया और विल ले लिया। अब क्या बचा हमारा? कंटिन्यूस। फ्यूचर के लिए तो शैल और विल हो गया। अब क्या है हम? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए क्या कर दिया हमने बेटा? वी लगा दिया। क्या लगा दिया कंटिन्यूस के लिए? देखो कंटिन्यूस के लिए क्या आता है? वी, शैल वी और विल वी। अब आप ये कहेंगे सर आपने यहाँ तो बी की थर्ड फॉर्म कर दी बीन, यहाँ आपने बी की थर्ड फॉर्म बीन क्यों नहीं की, यहाँ वी क्यों रखा है? तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, आप इतने तो पढ़े ही हैं, थोड़ा सोचो इस चीज़ को कि शैल और विल हमारे क्या है बेटा? मॉडल। और मॉडल के साथ हमेशा क्या आती है बेटा? एम बी फर्स्ट। तो यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म बी होगी और यहाँ ये हो गया बेटा शैल बी और विल बी। अगर हम बात करें बेटा फ्यूचर परफेक्ट का, तो आप अच्छे से देखो शैल हो गया फ्यूचर के लिए,
और विल हो गया फ्यूचर के लिए। अब परफेक्ट क्या बचा है बेटा, हैव, तो यहाँ हैव का क्या रख दिया बेटा अपन ने, हैव, शैल हैव और विल हैव, कंप्लीट, क्योंकि यहाँ भी मॉडल की फर्स्ट फॉर्म रखनी है हमको, हैव आ गया मॉडल के साथ। ठीक, अब देखिए हमारा आगे लास्ट में था बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो फ्यूचर के लिए हमने क्या ले लिया, शैल, परफेक्ट के लिए क्या ले लिया, हैव, और कंटिन्यूस के लिए क्या ले लिया, विल। तो ये हो गया बेटा हमारा शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ओके बेटा, इस तरह से हमने ये 3 सहायक क्रिया से और टोटल टेंस की क्या बना डाली बेटाओ, सहायक क्रिया, जो कि मेनली कितनी होती हैं बेटाओ, 3 होती हैं, डू, वी और हैव। डियर स्टूडेंट्स, आया समझ में आपके? ठीक है, अभी और भी आएगा देखो। ठीक है ना, अब आपको इनको गिनो बेटाओ, इनको जब हम गिनेंगे तो टोटल ये बेटाओ देखो 11 तो ये होती हैं, 3 हो गई, 14 और 8 ही होती हैं, कितनी होगी बेटाओ, 22 होती हैं। इस प्रकार से टोटल कितनी होती है बेटाओ, ये 22 होती हैं। और मेनली कितनी होती हैं हमारी, 3 होती हैं, डू, वी और है। ठीक है बेटा, अब ये तो हुई इनकी एचडी का काम। अब यदि हम लेकर के चलें बेटा एमबी, क्या लेकर के चलें कि टेंसेज में एमबी कैसे कैसे आती है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा एमबी, अब हम बात करेंगे एमबी की, यानी कि मुख्य क्रिया की। तो देखो जहां भी इंडेफिनिट आता है, इंडेफिनिट, जहां भी इंडेफिनिट आता है वहां पे एमबी फर्स्ट आता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो। सभी इंडेफिनिट में क्या आता है बेटा, एमबी फर्स्ट। और जहां भी कंटिन्यूस आ गया वहां पे आप जानते हैं एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे पास्ट कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस। और हैव के साथ हमेशा कौन सी आती है बेटा, एमबी थर्ड आती है। इस प्रकार से देखो ये आईसीपी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, डू वी हैव, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी और एमबी थर्ड। इस तरह से आप याद रखो, सारे टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो चौथे हमारा पीसी है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस जहां कंटिन्यूस आ गया वहां पे एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इनको तो हम कर ही देंगे। फ्यूचर क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या आता है, एमबी फर्स्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या आता है, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में क्या आता है, एमबी थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, एमबी फर्स्ट में प्लस आईएनजी। इस प्रकार से हम प्रत्येक टेंस की मुख्य क्रिया भी हम आराम से याद कर सकते हैं। किससे बेटा, डू वी हैव से। ध्यान रखना इन चीज़ों को कि जहाँ भी इंडेफिनिट आएगा वहाँ पर एमबी फर्स्ट आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि जो अपना पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एमबी सेकंड आती है। क्या आती है बेटा, एमबी सेकंड। अगर इसके साथ सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव आ जाए, सब में कौन सी आती है, एमबी फर्स्ट आती है। केवल यही ध्यान रखना है आपको कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ एमबी सेकंड आएगी, अन्यथा सब में उनमें भी क्या आएगी, फर्स्ट। क्लियर है बेटा? और सब में कैसी आती है, इंडेफिनिट में फर्स्ट आती है। केवल आपको पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य याद रखना है, उसमें कौन सी आती है बेटा, हमारी एमबी सेकंड आती है, बस। ठीक है, यहाँ पर हम मुख्य क्रियाओं को दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। हमारे टोटल टेंस कितने, 12 में से 6 ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यूस आता है, तीनों तो कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस। 12 में से बेटा 6 ऐसे, तीनों तो कंटिन्यूस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 6 टेंस के साथ देखो कौन सी आती है, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी 6 टेंस के साथ क्लियर होगी एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। 3 टेंस काई के हमारे परफेक्ट के, और 3 टेंस परफेक्ट के हो गए, और परफेक्ट में क्या हो गया हमारा, एमबी थर्ड। 6 और 3 9, कितने बचे, 3 बचे इंडेफिनिट के, तो इंडेफिनिट में एमबी फर्स्ट। ज़्यादा रामायण रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम एचयू और एमबी को किस प्रकार से याद रखें। और ये चार्ट जो है वो आप रफ कॉपी पर बिना देखे 3-4 बार बनाने की कोशिश करना बेटा, जरूर। जब हम इस चार्ट को 3-4 बार बनाने की कोशिश करेंगे तो सारा के सारा जो फॉर्मूला है बेटाओ ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हमको याद हो जाएगी। हमको यानी कि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम
सहायक क्रियाओं को किस प्रकार से रटे। बस आप ये याद रख लो कि सहायक क्रिया 3 होती हैं, डू वी हैव। सहायक क्रिया कितनी होती हैं? 3। डू वी हैव जो प्राइमरी वर्ब होती हैं, डू वी हैव में डू आएगा इंडेफिनिट में, बी आएगा कंटिन्यूस में और हैव आएगा परफेक्ट में। इंडेफिनिट के साथ एम बी फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस के साथ एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और परफेक्ट के साथ एम बी थर्ड। बस इतना फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। बाकी की सारे टेंस की आपकी जो एच बी एम बी है बेटा वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको 1% भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस चार्ट में यदि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। अभी आपको बेटाओ, अभी तो आपका इंग्लिश का ये समझो कि अभी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो इंग्लिश को मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही कर दूंगा। अब तक आप इंग्लिश को एक वो समझ रहे थे ना कि साहब पता नहीं ये तो बहुत कठिन चीज़ है, बहुत हुआ जैसी दिखाई दे रही है हमें, और साहब ये कैसे होगा। बेटा बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपके उंगलियों पे, फसरते थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, धीरे 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 आप देख रहे होंगे अब तक हमारी 8-9 क्लास हो गई है बेटा, तो थोड़ा सा तो आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा इंग्लिश की क्लास में। ऐसी बात नहीं है, जब इंग्लिश की क्लास आप रूटीन से देख रहे हैं तो इंग्लिश की क्लास में हल्का सा हमें इंटरेस्ट भी आने लगा होगा। बचपन में हम जब छोटे छोटे थे बेटा तो हमारे जैसे चाचा हैं, भाई है, बहन है, बुआ जी हैं, माँ है, बाप है, वो हमको डराते थे कि बेटा चुप हो जा नहीं तो हौवा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? हौवा। अब आप थोड़े से बड़े हो गए, सोचो कि हौवा कहीं है क्या? नहीं है ना, कहीं भी नहीं। हम समझने लग गए कि हमने तो वैसे ही डर पाए करे, कोई हौवा ना है। तो वही सिस्टम बेटा इंग्लिश का है कि हम इससे डरते थे कि वास्तव में क्या है, लेकिन अब जाके आपको ये चीज़ पता लग जाएगी बेटा स्टूडेंट्स कि वास्तव में इंग्लिश क्या है। इंग्लिश कुछ भी नहीं है बेटा, बस पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अब मैं 5 मिनट के लिए, ठीक है, अपनी क्लास एंड करने से पहले किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था डूअर और सब्जेक्ट के बारे में। डूअर और सब्जेक्ट के बारे में सर, तो डूअर और सब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर करा दो, ये समझ में नहीं आया कि डूअर क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो बेटा जो पिछला मैंने सब्जेक्ट का जो सेशन लिया था उसमें जो डूअर सब्जेक्ट था उसको मैं अब आपके लिए 1 मिनट में क्लियर कराता हूँ, क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम सभी बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सभी बच्चे धैर्य से और शांति बना करके देखें बेटा कि व्हाट इज़ डूअर एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। Difference between the doer and subject। ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा मैं जल्दी मिलूंगा, ध्यान रखना कि डूअर और यहां पे कर लिया अपन ने सब्जेक्ट। तो डूअर का मतलब बेटा क्या होता है? कर्ता। क्या होता है बेटा? कर्ता। और सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्ता। कर्ता के साथ साथ सब्जेक्ट का अर्थ उद्देश्य भी होता है। क्या होता है बेटा? उद्देश्य। तो मैं इस चीज को हल्का सा समझो, डूअर जो होगा काम को करने वाला, ये डूअर ही होगा। ठीक है, यानी कि डूअर सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे हम ऐसे करें कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आई देखो बेटा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। डूअर के याद रखो, डूअर क्या होता है बेटा? क्रिया को करने वाला। यानी कि आपका जो कर्ता आपने जो निकाला है, अब बिल्कुल सिंपल वे में समझो, आपने जो कर्ता जो निकाला है वो यदि क्रिया को कर रहा है, कर्ता यदि क्रिया को कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा? हमारा डूअर होगा। क्या होगा? डूअर। ठीक है ना।
यानी कर्ता यदि क्रिया को कर रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वेंट टू मार्केट, आई एम साइकिलिंग, मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से यानी कि जो डूअर जो होगा क्रिया को करने वाला, यानी कि आप अपने हिसाब से सोच के रखो बेटाओ, अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट आपने निकाला है वो यदि क्रिया को कर रहा है तो वो क्या होगा बेटाओ, डूअर है। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को नहीं कर रहा है तो वो डूअर नहीं होता है बेटाओ, उसको हम डूअर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटाओ, सब्जेक्ट बोलेंगे, ध्यान रखना। यानी कि जैसे कि हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं ना, जैसे बुक्स आर रीड्स बाय द स्टूडेंट्स। तो यहां पे बेटा देखो बुक्स क्या है हमारी, आपके हिसाब से देखो हिंदी में समझो, करता, क्या है बेटा, करता, बुक्स करता है, ओके। अब इस कर्ता, ये देखो कर्ता इस क्रिया को कर रहा है, क्या, जब कर्ता या क्रिया कर रहे हो बेटा तो वो करता है। अब ये बुक्स इस क्रिया को कर सकती है, बुक्स रीड, बुक्स कुछ चीज़ें पढ़ सकेगा, बुक्स कुछ किसी चीज़ को पढ़ सकती हैं क्या, कि बुक्स पढ़ी जाती हैं, इनका डूअर कोई और है, इनका डूअर कौन है, स्टूडेंट्स। तो ये जो सब्जेक्ट है वो इनका डूअर नहीं है बेटा। अब ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, उद्देश्य, बाकी का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है बेटा, बुक्स के बारे में, तो बुक्स क्या होगी, बाकी का सब्जेक्ट, इसे हम डूअर नहीं कह सकते, ठीक है। अब जैसे मदर इज कुकिंग फूड, माता जी क्या पका रही है बेटा, खाना, तो मदर क्या हुई बेटा यहाँ पे, डूअर, क्या हुई, डूअर, क्योंकि इस क्रिया को कर रही है, ठीक है, ओके। अगर यही बात हम इस तरह से लिख दें कि फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड, तो यहाँ पे देखो फिर सब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ये भोजन है, ये इस क्रिया को नहीं कर सकता, फूड इस क्रिया को नहीं कर सकता है, तो बेटा ये डूअर नहीं होगा। डूअर वो होता है जो क्रिया को कर रहा है, अगर क्रिया को हमारा कर्ता नहीं कर रहा है तो वो डूअर नहीं है, फिर वो क्या होता है बेटा, हमारा उद्देश्य होता है, क्या होता है बेटा, उद्देश्य। यानी सब्जेक्ट का मतलब दोनों होता है, कर्ता भी होता है और उद्देश्य भी होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में तो बोल देंगे इसे हम सब्जेक्ट, लेकिन इसे हम कर्ता नहीं कहेंगे, डूअर नहीं कहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसे हम केवल क्या कहेंगे, उद्देश्य। अब आप देखिए बेटाओ, अब यहाँ पे जैसे हमने एक बाइक लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई हमारा क्या है बेटाओ, डूअर, आई हमारा क्या है बेटाओ, डूअर, डूअर हो गया। अब आई हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटाओ, सब्जेक्ट, इधर देखो, आई हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप उद्देश्य की परिभाषा याद कीजिए कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, आई के बारे में, तो आई हमारा डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे यदि बुक्स की बात की जाए बेटा, बुक्स की, तो बुक्स जो है वो केवल सब्जेक्ट हैं, ये डूअर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मदर, डूअर तो है ही, डूअर के साथ साथ इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन फूड जो है बेटा ये केवल सब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो, डूअर होता है क्रिया को करने वाला, यदि क्रिया को कर्ता कर रहा है तो वो डूअर हो गया, और यदि क्रिया को कर्ता नहीं कर रहा है तो फिर वो उद्देश्य हो गया, क्या हो गया बेटाओ, सब्जेक्ट हो गया बेटाओ। ये अंतर है बेटाओ इसमें, आप तो बस कर्ता को देख लो और क्रिया को देख लो, कर्ता को देखो और क्रिया को देखो, और कर्ता उस क्रिया को कर रहा है तो वो डूअर हो जाएगा, कर्ता यदि उस क्रिया को नहीं कर रहा है तो वो डूअर नहीं होगा, वो फिर क्या होगा बेटाओ, उद्देश्य होगा, क्या होगा, उद्देश्य होगा। आप ये भी ध्यान रखो कि जो डूअर होता है, डूअर ये सब्जेक्ट हो सकता है, डूअर सब्जेक्ट हो सकता है, डूअर कैन बी ए सब्जेक्ट, डूअर कैन बी ए सब्जेक्ट, डूअर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट डूअर नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कांट बी अ डूअर। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा, और तुम टेंशन मत लो, अभी तो इसका बहुत काम पड़ेगा आगे चल के, एक एक बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक बस आप इतना याद रखो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।
आप खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें बेटाओ, टेंशन नहीं लेने का। आई एम हेयर, मैं आपकी समस्या के लिए हाजिर हूँ, तत्पर हूँ। ओके बाय, जाओ।